हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन गुप्ता। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है वोल्टाइक सेल। सिंपल वोल्टाइक सेल, सिंपल वोल्टाइक सेल। हिंदी में भी इसे वोल्टाइक ही बोलते हैं और अंग्रेजी में भी इसे वोल्टाइक सेल ही बोलते हैं। तो ये किस प्रकार का सेल है? प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल है? तो मैं आपको बता दूं कि एक तरह का प्राइमरी सेल है। ये प्राथमिक सेल है या प्राइमरी सेल है। इसका मतलब ये है कि हम इसे एक बार ही यूज़ कर सकते हैं, हम इसे बार बार यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो इस सेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये कांच के बर्तन का बना होता है। ये कांच का बर्तन बना हुआ है ये, जिसको हम कंटेनर शब्द इस्तेमाल करें, जिसमें तनु सल्फ्यूरिक एसिड का विलयन भरा होता है। देखिए ये जो माइनस ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, अब मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया है इसमें तनु। तनु का क्या मतलब? देखो, जब भी कोई अम्ल या क्षार की बात की जाती है तो दो तरह से अम्ल और क्षार होते हैं, तनु अम्ल या तनु क्षार या सांद्र अम्ल, सांद्र क्षार। तो सांद्र का मतलब तो ये होता है, जैसे मान लीजिए H2SO4 एक एसिड है और किसी बर्तन के अंदर एक H2SO4 रखा हुआ है। तो तनु का क्या मतलब है कि तनु का मतलब ये है कि उसके अंदर H2SO4 की मात्रा तो कम है और पानी की मात्रा ज़्यादा है, उसको बोलते हैं तनु H2SO4, तनु सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और अगर यही कोई सांद्र लिखा होता है कि सांद्र H2SO4 है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो H2SO4 है वो तो ज़्यादा है, उससे कंपैरिजन में पानी क्या है, कम है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु का मतलब ये होता है कि उस पात्र में वो H2SO4 का विलयन है। मान लीजिए कि तनु H2SO4 का विलयन है, इसका मतलब ये है कि H2SO4 की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज़्यादा है। या फिर तनु H2SO4 का मतलब ये है कि H2SO4 की मात्रा तो कम है, बाकी जो दूसरा पदार्थ है पानी भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, तो वो ज़्यादा। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं, कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो कॉपर की छड़ होती है वो धनात्मक होती है। मतलब ये देखो, यहाँ कॉपर की छड़ लगी हुई है, ये देखो कॉपर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ये। तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड काय का बना हुआ होता है? कॉपर जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है? एनोड होता है। पॉजिटिव लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। और जो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड, ये रहा। जिंक का इलेक्ट्रोड क्या होता है? कैथोड। मतलब माइनस जो होता है वो क्या होता है? जिंक का इलेक्ट्रोड, और जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है? कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड को किसी तार के द्वारा जोड़कर परिपथ को पूरा किया जाता है। देखो ये तार है, इस तार के माध्यम से ये बल्ब लगाया गया है, जोड़ करके इस परिपथ को पूरा किया गया है। और तो इसमें धारा बहने लगेगी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के आयन हाइड्रोजन और सल्फेट आयनों में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं? जो H2SO4 है हमारा, ये H2SO4 जो अपने आयनों में टूट जाता है। कैसे टूटेगा? H2SO4 टूटेगा 2H+ आयन और SO4-2 आयन में टूटेगा। H2SO4 क्या है? ये तो एक पदार्थ हुआ ना, अभी अपने आयनों में टूट जाएगा। किसमें? H+ आयन में और SO4- आयन। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे, तभी तो बैलेंस होगा। अब हाइड्रोजन आयन की दिशा में जाने लगेंगे, हाइड्रोजन आयन धारा की दिशा में जाने लगेंगे और कॉपर की प्लेट पर छोटे छोटे बुलबुले के रूप में जम जाते हैं। किस पे जमेंगे? कॉपर की प्लेट पर जमेंगे। ये कॉपर की प्लेट, इस कॉपर की प्लेट पर जमेंगे और सल्फेट आयन जिंक की प्लेट की तरफ जाकर जिंक की क्रिया करते हैं और जिंक सल्फेट का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? जिंक सल्फेट का निर्माण होगा। कैसे होगा? Zn+2 और SO4-2 बना करके क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। और आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही धारा प्रवाहित होती है। तो इसके अंदर जो एनोड, जो कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? कैथोड किसका बना हुआ है? जिंक का बना हुआ है ना। ठीक, तो जिंक का बना हुआ है, तो Zn, जिंक पे क्या धनावेश होता है? Zn+2। अब जो H2SO4 जब अपने आयनों में टूटेगा तो SO4-2 निकालेगा। तो वो SO4-2 क्या कर लेगा? जिंक के साथ रिएक्ट कर लेगा। जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। अब इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा फ्लो होती है।
ये आप सभी लोग जानते हैं। क्या बिना इलेक्ट्रॉन के धारा फ्लो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेके आ रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ के तो हम इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं, क्योंकि जब वो आयनों में टूटेगा, जब भी कोई एक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लीजिए H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है, वो अपने आयनों में टूट रहा है H2 और SO4-2 में। अब आप सबको पता है, ये तो केमिस्ट्री का नियम है, अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है और किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, तो वो आपस में मिलकर के क्या करता है? आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो दे देगा, जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा, और जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो फ्री हो जाएंगे। उसी कारण से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तब सेल के अंदर धारा जो होगी जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट की ओर बहेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि सेल के अंदर धारा कैसे बहेगी। सेल के अंदर जो धारा बहेगी ये जिंक प्लेट से किसकी तरफ बहेगी? कॉपर प्लेट की ओर जाएगी, तथा बाहर कॉपर सल्फेट से जिंक प्लेट की ओर बहेगी। कॉपर सल्फेट से बाहर कैसे जाएगी? कॉपर प्लेट से जिंक प्लेट की ओर धारा बहेगी। कॉपर प्लेट से जिंक प्लेट की ओर धारा बहेगी। ठीक है, यही कारण है कि कॉपर प्लेट एनोड और जिंक प्लेट कैथोड का कार्य करती है। इस प्रकार के सेल में लोकल एक्शन तथा पोलराइजेशन द्वारा कुछ कमियां पैदा हो जाती है, जिससे अधिक समय तक ये काम नहीं कर पाता। एक पोलराइजेशन की दिक्कत आती है इसके अंदर, पोलराइजेशन और लोकल एक्शन, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, जिससे क्या है ये बहुत अधिक समय तक कार्य नहीं कर पाता। हम बात कर रहे थे कि इस सेल के अंदर क्या होता है, पोलराइजेशन, और एक तो होता है पोलराइजेशन और एक होता है लोकल प्रोसेस। इसकी वजह से क्या होता है, ये सेल सही से कार्य नहीं कर पाता। तो हम पहले तो बात करें पोलराइजेशन क्या होता है। पहले तो हमें बात कर ले कि पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन में क्या होता है कि जब सेल को काम में लेते हैं तो समय के साथ ईएमएफ घट जाएगा। बिल्कुल सही बात है, समय के साथ ईएमएफ घटेगा और वो शून्य हो जाता है। तथा इन सेलों का ध्रुवीकरण कहते हैं इसको, कि उसका ईएमएफ शून्य हो जाए। इसमें क्या होता है, तांबे के इलेक्ट्रोड के आसपास हाइड्रोजन के बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं। सही है, तांबे के इलेक्ट्रोड के पास, ये रहा तांबा को क्या बोलते हैं, कॉपर। कॉपर के इलेक्ट्रोड के पास क्या हो जाते हैं, क्या इकट्ठे हो जाते हैं? कॉपर के इलेक्ट्रोड के पास हाइड्रोजन के बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये प्रतिरोध का कार्य करते हैं। और हाइड्रोजन कुचालक है, हाइड्रोजन बिल्कुल कुचालक है, और ये सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ा देता है और धारा का मान कम हो जाता है। ठीक, और हाइड्रोजन की परत और जस्ते के इलेक्ट्रोड के मध्य एक अन्य वोल्टाइक सेल बन जाता है, जो आउटपुट में कुछ वोल्टेज या करंट ही नहीं आने देता, जिसके कारण से इसका ध्रुवीकरण होता है। और ये इसका बाहर जो बल्ब है, इस बल्ब के पास जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। ठीक, एक होता है एक और प्रोसेस होती है इसके अंदर, लोकल प्रोसेस बोलते हैं हम उसको, स्थानीय क्रिया बोलते हैं। इस कारण से भी ये जल्दी खराब हो जाता है। वो क्या है कि इलेक्ट्रोड में कुछ अशुद्धियों के कारण स्थायी शेल बन जाते हैं इसके अंदर, स्थानीय सेल बन जाते हैं। नेचुरल सी बात है, जो इलेक्ट्रोड, कोई भी चीज़ पूर्ण रूप से शुद्ध तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ अशुद्धि तो होती ही है उसमें, जिसके कारण स्थायी सेल बन जाते हैं। तो जस्ता बिना काम आइस जो जस्ता होता है, अशुद्धियों के कारण ही उसमें कोरोजन या संक्षारण होने लगता है, और धारा का मार्ग अंदर ही अंदर इलेक्ट्रोड में कई जगह बन जाता है, जिससे सेल का ईएमएफ बढ़ जाता है। अतः इसे जस्ते के ऊपर मरकरी की परत चढ़ाकर डीपोलराइजेशन के रूप में काम में लेते हैं, जिससे कि ये क्रिया बंद हो जाती है। तो लोकल प्रोसेस में सिर्फ इतनी सी बात है कि जो भी इलेक्ट्रोड में अगर कोई अशुद्धि है तो वो क्या करेगा, अंदर ही अंदर इलेक्ट्रोड के करंट के लिए और रास्ते बना देगा, जिससे वो करंट बाहर नहीं आ पाएगी। इसे कहते हैं लोकल प्रोसेस या स्थानीय प्रोसेस, या लोकल प्रोसेस या स्थानीय क्रिया। अब इसको कैसे एड्रेस करते हैं, जस्ते के ऊपर क्या करें, मरकरी की परत चढ़ा देते हैं, तो जिससे वो जस्ते की जो रोड होती है वो डीपोलराइज हो जाती है। अब डीपोलराइज हो जाएगी तो डीपोलराइज होने की वजह से क्या होगा, अंदर करंट के लिए कोई रास्ता नहीं होगा, तो सारी करंट कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। इसी के साथ ये सेल समाप्त होता है। धन्यवाद।